हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 11 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 12th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 12वां लेक्चर वीडियो है, राइट। और हम लोग इस टाइम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि प्लीज अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे तो उसे लाइक करना मत भूला करें। ओके, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 33 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 6 स्टेप्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये 6 स्टेप्स किसके हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 6 स्टेप्स हैं। तो इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, राइट। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये 6 स्टेप देख लीजिएगा और फिर आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको फिर इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये स्टेप्स हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन है ये किस सब्जेक्ट से है। बताइए किस सब्जेक्ट से है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आरएम रिसर्च मेथोलॉजी से है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा होगा रिसर्च मेथोलॉजी में, तो उसी का पूछा जा रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेप आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है और मोटे मोटे इसके क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप है वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फिर देखिएगा इसका आंसर आप खुद ही बता देंगे। तो देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। सबसे पहले ये जो वर्ड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? एजम्पशन। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ टेस्टिंग है। ये एक मेथड ऑफ टेस्टिंग है जिसमें जो रिसर्चर है, जो एनालिस्ट है, वो टेस्ट करता है कि जो हाइपोथेसिस उसने लिया है, जो क्लेम उसने लिया है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, दैट इज ट्रू और नॉट, वो ट्रू है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। जो भी उसने एजम्पशन लिया है, हाइपोथेसिस लिया है रिगार्डिंग अ पॉपुलेशन, दैट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक। अब इसके मैं स्टेप की बात करूं तो मोटे मोटे मैं आपको 5 स्टेप इसके बता देती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डेटा कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग दैट रिसर्च। एंड तीसरा स्टेप क्या है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज किया जाएगा इस रिसर्च में, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? अब डिसाइड किया जाता है वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है इसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है। एंड अगला क्या है? लास्ट स्टेप क्या है? फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, जो भी रिजल्ट आए उसे प्रेजेंट किया जाता है। तो ये 5 बेसिक स्टेप हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। तो चलिए एक बार ये बेसिक स्टेप समझ में आ गए तो अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो 6 स्टेप है इनमें क्या सीक्वेंस होगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके 6 स्टेप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा सेटअप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने बताया था ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन किया जाता है, सेटअप किया जाता है। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किया जाता है। एंड तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है स्टैटिस्टिकल टेस्ट सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा टेस्ट, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस रिसर्च में यूज किया जाएगा। ये है स्टेप 3। और उसके बाद स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है कि आपने टेस्ट डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप डिसीजन रूल डिसाइड करते हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन रूल डिसाइड करते हैं, ठीक है, स्टैब्लिश करते हैं, डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज, उसके बाद आप कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करते हैं, और फाइनली आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसिक 6 स्टेप होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, ठीक। तो अब आप देख के यहाँ पे बताइए कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है। पर एक चीज मैं बताऊंगी यहाँ पे ये जो ABCD है ना, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है। देखिए ये A है, ये B है, ये C होना चाहिए और ये D है,
डी होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज डी एंड दिस इज सी। ठीक। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। देखिए पहला स्टेप क्या है, बी, अगला क्या है, ए, नेक्स्ट क्या है, ई, फिर क्या है, सी, डी और एफ। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द रिसोर्स सीकिंग एफडीआई मूव टू अ कंट्री वेयर, जो रिसोर्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई होता है वो उस कंट्री में मूव करता है जहां पर, चार ऑप्शन दिए गए, जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प एमएनसी टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। अगला है जहां पे पर कैपिटा इनकम एंड साइज ऑफ मार्केट आर लार्ज। अगला है रॉ मटेरियल एंड मैन पावर आर इन अबंडेंस। अगला है टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई है, जो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई है, ये किस टाइप की कंट्री में मूव करता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए। ठीक। तो ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन है ये किस सब्जेक्ट से है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल बिजनेस जो टॉपिक है उससे है। ठीक है, आईबी का ये क्वेश्चन है। तो आप जानते होंगे एफडीआई क्या होता है। एफडीआई क्या है, एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर कोई एक कंट्री है, उसका इन्वेस्टर है, सपोज करिए उसकी कोई कंपनी है या कोई इन्वेस्टर है या गवर्नमेंट है, वो अगर दूसरी कंट्री के किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसका स्टेक लेता है, उसके शेयर खरीदता है, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। इसी को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ठीक है। एक कंट्री का इन्वेस्टर, एक कंट्री का गवर्नमेंट, ठीक है, एक कंट्री की कंपनी अगर दूसरी कंट्री की कंपनी या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका शेयर खरीदता है, ठीक है, स्टेक लेता है, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई, इसको एफडीआई कहते हैं। अब एफडीआई चार टाइप के होते हैं। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स सीकिंग एफडीआई की बात हुई है। तो इसी तरीके से एफडीआई चार तरीके के होते हैं, उनमें से एक है रिसोर्स सीकिंग। ठीक है। तो एफडीआई चार तरीके के कौन कौन से होते हैं, एक होता है मार्केट सीकिंग एफडीआई, एक होता है मार्केट सीकिंग एफडीआई, एक होता है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, जिसकी बात इस क्वेश्चन में हो रही है। ठीक है, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। एक होता है इफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई, इफिशिएंसी, इफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। ठीक है। एक है स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई, स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई। ठीक है। तो ये जो एफडीआई होता है ये चार तरीके के होते हैं, मार्केट सीकिंग, रिसोर्स सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग एंड स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई। ठीक। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। देखिए पहला क्या है, मार्केट सीकिंग एफडीआई। तो मार्केट सीकिंग जो फैक्टर है एफडीआई का, ये एफडीआई बेसिकली उन कंट्रीज में, उन कंट्रीज में मूव करता है जहां पे देयर इज अ ह्यूज मार्केट, जहाँ पे मार्केट साइज ज्यादा है, जहाँ पे मार्केट ग्रोथ ज्यादा है, जहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के स्ट्रक्चर प्रॉपर है। ठीक है। तो वहां पे ये एफडीआई मूव करता है, दैट इज मार्केट सीकिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्केट सीकिंग यानी वो एफडीआई जो मार्केट पे बेसिकली फोकस कर रहा है, जिसको बड़ा मार्केट चाहिए, मार्केट ग्रोथ चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मार्केट चाहिए, तो दैट इज मार्केट सीकिंग एफडीआई। अगला क्या है, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। वो एफडीआई जिसको रिसोर्स, जो रिसोर्स ढूंढ रहा है, सीक यानी ढूंढना, वो एफडीआई जो रिसोर्स ढूंढ रहा है, वो एफडीआई जो ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे क्या हो, जहां पे रॉ मटेरियल एक्सेस में हो, मैन पावर एक्सेस में हो, तो दैट इज रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। रिसोर्स मतलब यही तो है ना, मैन, मटेरियल, ठीक है, कैपिटल। तो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई वो एफडीआई होता है जो ऐसी कंट्रीज में मूव करता है जहां पे रॉ मटेरियल एंड मैन पावर अबंडेंस में है, तो दैट इज रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। अगला क्या है, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। तो एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई जनरली उन कंट्रीज में जाता है जो, जहाँ पे कह लीजिए, जहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ इफिशिएंसी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल के चांसेस है, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, जहाँ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिससे इफिशिएंसी बढ़ेगी, तो दैट इज इफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रैटेजिक एसेट एफडीआई। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई। तो ये जो है ना, ये आप बताइएगा, बहुत आसान है, आप बताइएगा, इसको सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च करिए चाहे बुक से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। तो एफडीआई ये चार टाइप के होते हैं, एक होता है मार्केट सीकिंग, रिसोर्स सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग एंड स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग।
ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स सीकिंग एफडीआई की बात हो रही है। तो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई उन कंट्रीज में मूव करता है जहाँ पे रॉ मटेरियल एंड मैन पावर क्या है, अबंडेंस में है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। और आज के लेक्चर का क्विज क्या है कि आपको स्ट्रैटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई क्या होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंसेंटिव स्कीम वेयर अर्निंग डिफर एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट आर। ठीक है। वो इंसेंटिव स्कीम जहां पे अर्निंग डिफर करती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जैसे जैसे आउटपुट डिफर करेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा इंसेंटिव बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो दैट इज इंसेंटिव स्कीम। अब आपको बताना है ये जो 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा इंसेंटिव स्कीम ऐसा है जहाँ पे अर्निंग जो है डिफर करती है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, अर्निंग बढ़ती जाती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, गार्ड टास्क सिस्टम, हेल्सी प्लान, रोबन प्लान, ब्यूडेक्स प्लान, इमर्जन इफिशिएंसी प्लान। ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है इंसेंटिव प्लान जिसमें अर्निंग डिफर करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ ये जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से है। बताइए ये जो सब्जेक्ट है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस सब्जेक्ट से है। तो ये क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग से। अपने चैनल पे मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे है। तो ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो है इस पे। मैंने वहां पे आपको लेबर वेज सिस्टम पढ़ाया था, लेबर रिमनरेशन पढ़ाया था। तो मैंने बताया था जो वेज सिस्टम होता है लेबर का वो 3 टाइप का होता है। एक है टाइम वेज सिस्टम जहाँ पे घंटे के हिसाब से लेबर को वेजेस दी जाती है। एक होता है पीस वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम जहाँ पे आउटपुट के बेसिस पे लेबर को वेजेस दी जाती है। और एक होता है कह लीजिए बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसको इंसेंटिव प्लान कहेंगे। ठीक है। तो टाइम वेज सिस्टम के कुछ फायदे थे नुकसान थे, पीस वेज सिस्टम के कुछ प्रोज थे कुछ कॉन्स थे, दोनों के बेनिफिट थे एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। इसीलिए ये थर्ड सिस्टम आया। टाइम वेज और पीस वेज में कुछ फायदे थे नुकसान थे, इसीलिए जो है थर्ड सिस्टम आया था जिसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक। तो दैट इज इंसेंटिव प्लान। ये इंसेंटिव प्लान थे। तो इसके बारे में आपको और डिटेल में हेंसी प्लान क्या है, रोवन प्लान क्या है, ब्यूडेक्स प्लान क्या है और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सीधे आंसर बता रही हूँ कि इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे अर्निंग डिफर करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो वो इंसेंटिव स्कीम कौन सी है, वो है गार्ड सिस्टम, गार्ड टास्क सिस्टम एंड इमर्जन इफिशिएंसी प्लान। तो ये दो इंसेंटिव स्कीम है जहाँ पे अर्निंग डिफर करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये जो गार्ड टास्क सिस्टम है ये है क्या बता देती हूँ। तो ये वो सिस्टम है जिसमें स्टैंडर्ड टाइम गार्ड टास्क सिस्टम में स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स किया जाता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी किसी पर्टिकुलर टास्क को एक स्टैंडर्ड टाइम, यानी उस पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए ये पहले से टाइम एंड मोशन स्टडी से पहले से डिफाइन किया जाता है। और वो वर्कर जो परफॉर्म करता है उस टास्क को कम समय में, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में परफॉर्म करता है, यानी वो वर्कर क्या है, इफिशिएंट है, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। तो दिस इज गार्ड टास्क सिस्टम। दूसरा क्या है, इमर्जन इफिशिएंसी प्लान। तो इमर्जन नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। तो इमर्जन इफिशिएंसी प्लान क्या कहता था, ये जो स्कीम है ये कंबाइन करता है मिनिमम मिनिमम डे वेजेस मिनिमम डे वेजेस एंड डिफरेंशियल वेजेस, इनको कंबाइन करता है। मिनिमम डे वेजेस यानी एक दिन की मिनिमम वेज क्या होगी प्लस डिफरेंशियल वेजेस। ठीक है, डिफरेंशियल रेट नॉट वेजेस, डिफरेंशियल रेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस प्लान में क्या है, स्टैंडर्ड टास्क फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम। इस मेथड में क्या होता है, स्टैंडर्ड टास्क फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम, यानी इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, यानी इतने घंटे में इतना स्टैंडर्ड टाइम पूरा होना चाहिए, ये पहले से डिफाइन किया जाता है। और उसके बेसिस पे लेवल ऑफ वर्कर इफिशिएंसी डिटरमाइन की जाती है और उसके बेसिस पे उसे इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है। तो दिस इज इमर्जन इफिशिएंसी प्लान। तो ये दो क्या है, इंसेंटिव स्कीम है। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया। यहाँ पे आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए और ई जो है दैट इज इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे अर्निंग डिफर करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक। तो ए एंड ई यहाँ पे सही है आंसर। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, बट लेक्चर ओवर करने से पहले एक बार आप देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल और अपने सेकंड चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। जैसे रिसेंटली मैंने इसमें ऐड किया है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट हैं, तो ज़रूर इनका फ़ायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। और मेरे दोनों ही चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से और सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।